शुरुआत में बताया जाता है कि ये फिल्म 2016 में इंडोनेशिया के योग्याकर्ता में हुई एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। वहां एक स्कूल कैंपिंग के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स एक साथ ईवल स्पिरिट्स के शिकार हो गए थे। प्राइवेसी के लिए नाम और जगह बदल दिए गए हैं। इसके बाद सीन 2023 में आता है। एक राइटर मिको नाम के एक लड़के का इंटरव्यू ले रहा है। मिको बताता है कि वो 2016 के उस एनुअल कैंपिंग ट्रिप का चीफ ऑफ द स्काउट क्रू था। वो राइटर कहता है कि मिको के बारे में एक अफवाह है कि वो ब्लैक मैजिक करता है। इस पर मिको गुस्सा हो जाता है। तब इंटरव्यूअर बताता है कि वो एक बुक लिख रहा है और रिसर्च के लिए ही मिको की ये स्टोरी सुनना चाहता है। मिको बुक देखकर बताता है कि 2016 की कैंपिंग के लिए उन्होंने एक ऐसी सुनसान जगह चुनी थी जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते। वो सब बहुत एक्साइटेड थे पर नहीं जानते थे कि ये कैंपिंग उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगी। मिको रिनी नाम की एक स्टूडेंट का जिक्र करके अफसोस करते हुए कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि रिनी के साथ क्या होने वाला है तो वो उसे कभी उस ट्रिप पर नहीं ले जाता। फिर स्टोरी 2016 में चली जाती है। स्कूल ग्राउंड में रनिंग प्रैक्टिस के दौरान रिनी हांफने लगती है। उसे अस्थमा था। उसकी फ्रेंड नैला उसे वार्न करती है। रिनी बताती है कि वो अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहती है और टीम के लिए बोझ बनने के बजाय सबके बीच एक्सेप्ट होना चाहती है। नैला मजाक में कहती है कि उसे उम्मीद है कि कैंपिंग साइट पर कोई घोस्ट ना हो। वो जंगल के बीच ईवल स्पिरिट्स के पकड़ में आने से बेहतर बेहोश होना मानती है। फिर वो रिनी को मिको नाम के एक क्लासमेट का नाम लेकर चिढ़ाना शुरू कर देती है जो रिनी को पसंद करता है। दूसरी तरफ मिको और उसके दोस्त इस साल की कैंपिंग के लिए साउथ की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं और सबको ये बताने का फैसला करते हैं। मिको और उसके दोस्त एक लोकल एल्डर ग्रैंडपा सोंतो से मिलने जाते हैं। वो बंटुल में कैंपिंग करना चाहते हैं क्योंकि नॉर्थ की सारी साइट्स बुक हो चुकी हैं और वेस्ट में बहुत बारिश हो रही है। सोंतो सीधा उन्हें उस जगह पर कैंपिंग करने से मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि पुराने बड़ों के ऑर्डर के हिसाब से वो जगह अब कैंपिंग के लिए यूज नहीं होती और उसे बंद रखा गया है। हेरू सोंतो को समझाने की कोशिश करता है कि ये उनके स्कूल का एनुअल इवेंट है और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वो गारंटी देता है कि कुछ नहीं होगा और वो वहां सिर्फ 3 दिन के लिए रुकेंगे। आखिर में वो सोंतो को मनाने के लिए मिन्नतें करते हैं। सोंतो ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। मिको और चंदा प्रॉमिस करते हैं कि वो एंड तक सबको सेफ रखेंगे। अगले दिन क्लास में मिको सबको बताता है कि उनकी कैंपिंग साइट का नाम वाना आलूस है। मिको एक इंपॉर्टेंट रूल बताता है कि वाटरफॉल या झरने वाला एरिया पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। लोकल्स के रूल्स के हिसाब से कोई भी वहां अपना टेंट नहीं लगा सकता। नायला इंटरनेट पर ढूंढती है कि वाना अलुस में पहले स्टूडेंट्स मिसिंग हो गए थे। 2004 में वहां एक भयानक मास पजेशन हुआ था। रिनी उसे ऐसी न्यूज ढूंढने से मना करती है ताकि कोई पैनिक न हो। लड़कों और लड़कियों के टेंट अलग रखने का ऑर्डर दिया जाता है। कल के लिए सबको अपना राशन और जरूरी सामान पैक करके रखने को कहा जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स कैंपिंग के लिए अपने बैग्स पैक करते हैं और सामान चेक कर लेते हैं। रिनी के बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने पर लिडिया कहती है कि क्या वो कैंपिंग पर जा रही है या फार्मेसी खोलने वाली है। इसके बाद सबको रिहर्सल के लिए रेडी होने को कहा जाता है। सीन कट होकर प्ले के रिहर्सल पर आता है। स्टोरी का सीन कुछ ऐसा है। प्रिंस राडेन मास अगुंग पावर के लालच में अपने पापा की बात मानने से इनकार कर देता है और आखिर में अपनी लवर रोरो पुत्री को स्टैब कर देता है। रिहर्सल के बीच में ही रोरो पुत्री का कैरेक्टर प्ले कर रही किकी अचानक बीमार पड़ जाती है, इसलिए उसे स्कूल के मेडिकल सेंटर ले जाया जाता है। किकी की तबीयत खराब होने की वजह से आज के लिए रिहर्सल कैंसिल अनाउंस कर दी जाती है। जब सब घर जाने के लिए निकल रहे थे, हेरू प्ले के परफॉर्मर्स की एक लिस्ट देख रहा था जहां रिनी का बर्थडे क्लीवोन ट्यूसडे था। वो रिनी को रोककर बात करना चाहता है। हेरू रिनी से पूछता है कि उसे इस प्ले की स्टोरी कैसी लगी। रिनी बताती है कि रोरो पुत्री का कैरेक्टर उसका फेवरेट है क्योंकि इस फीमेल कैरेक्टर की मौत से ही पूरे एम्पायर का अंत हो गया था जो उसकी पावर को दिखाता है। हेरू बताता है कि रोरो पुत्री कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किकी बीमार है और रिनी की डेट ऑफ बर्थ किकी के जैसी ही है। इसलिए हेरू रिनी को किकी की जगह इस मेन कैरेक्टर का रोल प्ले करने का ऑफर देता है। रिनी मेन कैरेक्टर का ऑफर मिलने पर हेजिटेट करती है। उसे लगता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम है और उसकी हाई लेवल जावानीज लैंग्वेज किकी की तरह फ्लुएंट नहीं है। हेरू उसे तसल्ली देता है और फिलहाल सिर्फ किकी के बैकअप के तौर पर रहने को कहता है। नायला रिनी को सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से जानती है। लौटते वक्त रिनी उदास होती है क्योंकि उसे लगता है कि सब उसे कमजोर और दूसरों पर डिपेंड रहने वाली समझते हैं। मिको उसे तसल्ली देता है और कहता है कि वो असल में बहुत बहादुर और जिद्दी है। आखिर में मिको थोड़ा मजाक करके रिनी को हंसाने की कोशिश करता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैंपिंग साइट पर सोंतो एक स्पेशल प्रेयर कर रहे हैं। वो ऊपर वाले से परमिशन लेकर सबकी सेफ्टी, शांति और दिल के सुकून की दुआ कर रहे हैं। सोंतो मिको को समझाते हैं कि किसी भी जगह एंटर करने से पहले परमिशन लेना और रिस्पेक्ट दिखाना जावानीज ट्रेडिशन में बहुत जरूरी है। वो साफ कर देते हैं कि कैंपिंग साइट के कुछ स्पेसिफिक एरियाज रेस्ट्रिक्टेड हैं। वो ये भी वार्न करते हैं कि वहां पहले से रहने वाली किसी आत्मा या इनविजिबल एंटिटी को उनके किसी काम से तकलीफ न पहुंचे। खास तौर पर जमीन के नीचे दफन किए गए इस ऑफरिंग को कोई खोद कर बाहर न निकाले।
इसके बाद मिको अपने दोस्तों के साथ बात करते वक्त दूर पेड़ के पीछे किसी को देखकर वहां जाता है। तब सोंतो आकर उसे ज्यादा दूर जाने से मना करते हैं क्योंकि अभी सब जगह ऑफरिंग नहीं चढ़ाई गई थी। खैर, रात को वो इस जंगल में सो जाते हैं और अचानक मिको की नींद खुल जाती है। मिको अजीब आवाज सुनकर बेड से उठता है और आगे जाता है। अचानक सोंतो वहां आते हैं। वो मिको को बताते हैं कि उस जगह की इनविजिबल पावर्स ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वो उनकी कैंपिंग के लिए गुड लक बोलते हैं और बहुत केयरफुल रहने की एडवाइस देकर चले जाते हैं। सोंतो के जाने के बाद मिको उनका दफन किया हुआ ऑफरिंग खोद कर निकालता है, उस पर पीले चावल छिड़कता है और वापस मिट्टी में दबा देता है। जाने से पहले वहां थोड़े और चावल छिड़क देता है। इसके बाद एक हवा का झोंका उन चावलों को उड़ा ले जाता है। अगले दिन सुबह सब लोग कैंपिंग साइट पर आ जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही रिनी बीमार पड़ जाती है। चंद्रा और मिको सबको ठीक से लाइन में चलने और डिस्ट्रैक्ट न होने का ऑर्डर देते हैं। लोकल्स स्टूडेंट्स को देखकर उन्हें केयरफुल रहने को बोलते हैं और उस जगह की रिस्पेक्ट बनाए रखने की याद दिलाते हैं। सब लोग वाना अलुस कैंपिंग साइट पर पहुंचते हैं। रिनी डिस्ट्रैक्ट होकर रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है तो उसे जल्दी हटने को कहा जाता है। कैंप की शुरुआत में ही सबके अंदर बहुत एक्साइटमेंट थी। मिको सबको बताता है कि टॉयलेट काफी दूर है, इसलिए जब भी कोई वहां जाए अकेला न जाकर किसी दोस्त को जरूर साथ ले जाए। मिको ऑफिशियली 2016 के कैंपिंग ट्रिप पर सबका वेलकम करता है और मेन इवेंट शुरू करने से पहले सबको अपने अपने रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करने को कहता है। प्रेयर के वक्त रिनी अचानक कुछ अजीब फील करती है और चौंक जाती है। टेंट लगाने के बाद नायला उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं और उसने क्या देखा था। रिनी जवाब देती है कि उसने कुछ खास नहीं देखा। नायला समझ जाती है कि रिनी कुछ छुपा रही है क्योंकि ब्रिज क्रॉस करने के बाद से ही उसका अपना दिल घबरा रहा था और उसे लग रहा था कि ये जगह हॉन्टेड है। तब किकी वहां आती है और उसे पता चलता है कि रिनी उसके रोरो पुत्री कैरेक्टर के बैकअप के तौर पर है। किकी बहुत रूड तरीके से रिनी को प्ले की ड्रेस संभालने को कहती है और ताना मारती है कि रिनी को कभी ये ड्रेस पहनने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ लिडिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया में साइन बोर्ड लगाते वक्त एक लड़की को देखकर आगे जाती है। वहां एक टेंट देखकर लिडिया वॉकी टॉकी पर मिको को बताती है। इसके बाद लिडिया अंदर चेक करती है तो देखती है वहां कोई नहीं है, लेकिन टेंट से सर बाहर निकालते ही उसके चारों तरफ का माहौल हॉन्टेड हो जाता है। वो जल्दी से मिको से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके वॉकी टॉकी पर एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो लिडिया को ही इंट्रूडर बताती है और उन सबको अभी के अभी घर चले जाने को कहती है। लिडिया बुरी तरह डर जाती है। खैर, कुछ ही देर में माहौल शांत हो जाता है। इधर रिनी अपने टेंट के अंदर एक औरत को देखती है। ठीक तभी नायला वहां आ जाती है और रिनी देखती है कि टेंट में कोई नहीं था। इधर मिको लिडिया को ढूंढते हुए आता है तो लिडिया घबराकर मिको को सब कुछ बता देती है। मिको उसे शांत रहने की एडवाइस देता है और इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है। मिको खुद उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर देखने का फैसला करता है और मिको वहां जाकर लिडिया का वॉकी टॉकी और साइन बोर्ड ढूंढ निकालता है। मिको वहां पीले चावल छिड़कना शुरू कर देता है। अचानक एक सांप उसकी तरफ आगे बढ़ता है। मिको जल्दी से नाइफ निकालकर उस सांप को मार देता है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि वहां कोई सांप नहीं है। इधर कैंप में अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लेकिन हर कॉम्पिटिशन में रिनी की टीम हार जाती है। रिनी को उदास देखकर नायला उसे तसल्ली देती है और कहती है कि जीत हार कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग यहाँ 3 दिन के लिए आए हैं और रिनी ठीक है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के वक्त जब रिनी वॉशरूम जाती है तो किकी और उसकी दोस्तों को आता देखकर वो छुप जाती है। किकी और उसकी टीम अपनी जीत का जश्न मना रही थी और रिनी के गिरने का मजाक उड़ा रही थी। किकी फिजिकली थोड़ा वीक फील कर रही थी, लेकिन रिनी के साथ कंपेयर किए जाने पर वो भड़क जाती है। दोस्तों के रिनी को रोरो पुत्री के रोल में उसके बैकअप के तौर पर सोचने पर ही वो गुस्से से पागल हो जाती है। किकी यहाँ सैनिटरी पैड चेंज करने आई थी। किकी की दोस्तें रिनी के बारे में गॉसिप करती हैं। उन्हें लगता है कि मिको की सिफारिश पर ही हेरू ने रिनी को यह कैरेक्टर दिया है। वो रिनी की फिजिकल वीकनेस को लेकर हंसी मजाक करती हैं। किकी पैड चेंज करके बाहर आती है और हंसी मजाक करते हुए वहां से चली जाती है। उनके जाते ही रिनी बाहर निकल आती है। वापस आते वक्त रिनी वॉशरूम में आवाज सुनकर किसी के होने का सोचकर याद दिलाती है कि ब्रेक का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर रिनी दरवाजे पर हाथ रखती है तो देखती है कि दरवाजा खुला है और अंदर कोई नहीं है। रिनी डर के मारे भागती है और सामने आईने में उस औरत का रिफ्लेक्शन देखती है। पीछे मुड़कर देखने पर रिनी को वहां कोई दिखाई नहीं देता, पर उसे एक रिंग दिखती है। रिनी जैसे ही वो रिंग हाथ में लेती है, एक सांप आकर उसे काट कर भाग जाता है। रिनी डर के मारे रिंग वहीं छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रिले रेस कंपटीशन शुरू होता है। इस बार रिनी इतनी तेज दौड़ती है कि सबको हैरान कर देती है और रिनी की टीम जीत जाती है। कंपटीशन के बाद लिडिया चंद्रा को बताती है कि उसने रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक मिस्टीरियस औरत को देखा है। तब फेंटी आकर इन भूतिया कहानियों पर बात करने से मना करती है, लेकिन लिडिया जिद करके कहती है कि उसने सच में किसी को देखा है। लेकिन फेंटी ये सब सुनकर इरिटेट हो जाती है और इग्नोर करके
अपने काम से चली जाती है। इसी बीच मिको को देखकर लिडिया उससे पूछती है कि क्या उसने रेस्ट्रिक्टेड एरिया चेक किया। मिको लिडिया को शांत करने के लिए कहता है कि शायद वो काम के प्रेशर से थक गई है और ठीक से सो नहीं पाई है। वो लिडिया को कुछ विटामिन खाने को देता है और हेरू से मिलने चला जाता है। इसके बाद मिको हेरू को लेकर सीधा उस रेस्ट्रिक्टेड स्पॉट पर आ जाता है। मिको ने हेरू को अपने साथ हुए उस इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। वो बताता है कि एक सांप ने उसे काटा था, लेकिन सांप पर वार करते ही वो गायब हो गया। हेरू जानना चाहता है कि उसने जो पीले चावल उसे दिए थे वो उसने छिड़के थे या नहीं। मिको बताता है कि उसने छिड़के थे। वो डाउट करता है कि क्या ये पीले चावल सच में उन्हें बचा पाएंगे। इसी बीच चंद्रा मिको को सिग्नल कंपटीशन के लिए बुला ले जाता है। मिको के जाने के बाद हेरू अपने बैग से एक पुरानी बुक निकालकर कुछ पढ़ना शुरू कर देता है। अचानक उसे उल्टी आने लगती है। इधर सेमाफोर यानी फ्लैग से सिग्नल भेजने का कंपटीशन शुरू होता है। तभी अचानक माडा किसी बुरी शक्ति से पजेस्ट हो जाता है। माडा फ्लैग्स के जरिए सिग्नल दे रहा था और बाकी लोग उसे नोट कर रहे थे। सिग्नल से जो पहला वर्ड बनता है वो था देंडैम, जिसका मतलब है बदला। इसके बाद माडा 2 और वर्ड्स का सिग्नल देता है, दारा यानी खून और टैंजिस यानी रोना। नायला नोट्स लेते हुए हैरान रह जाती है क्योंकि ये कोई नॉर्मल सिग्नल्स नहीं थे। उसे शक होता है कि कहीं माडा गलत सिग्नल्स तो नहीं दे रहा। ठीक तभी माडा अचानक बोल उठता है। वो बदला लेने के लिए फिर से जाग उठेगी। खून और आंसुओं से ये जमीन एक बार फिर डूब जाएगी। माडा उस ट्रांस में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो पूरी तरह से उस बुरी शक्ति के कब्जे में आकर पजेस्ट हो जाता है और सीधा नदी में कूद जाता है। पथरीली नदी में गिरने के बाद जब दोस्त उसके पास जाते हैं तो वो पत्थर पर अपना ही सर पटकने लगता है। खैर, सब मिलकर उसे खींचकर बाहर निकालते हैं और उसे कस के पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। हेरू आकर अपनी पुरानी बुक निकालता है और जैसे ही उसमें से कुछ पढ़ना शुरू करता है, माडा एक खौफनाक और भूतिया आवाज में बोल उठता है कि सब उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें और कोई उसकी बात न टाले। ठीक तभी रिनी के सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है और वो दूर उस अजीब औरत को खड़े हुए देखती है। अचानक वो औरत उसे ठीक अपनी गोद में दिखाई देती है। रिनी बुरी तरह डर जाती है और सर में बहुत दर्द होने की बात कहकर वापस अपने टेंट में चली जाती है। उधर माडा को अभी भी शांत करना मुश्किल हो रहा था। इधर रिनी टेंट में वापस आकर डर से हाँफ रही थी। ठीक तभी उसे बाहर उस औरत का साया दिखता है और वो डर के मारे ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो ब्लैंकेट हटाकर आसपास चेक कर रही थी, तभी वो औरत उसके बिल्कुल पास आ जाती है और सीन यहाँ कट हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट सोंतो के पास जाते हैं और बताते हैं कि एक स्टूडेंट पजेस्ट हो गया है। सोंतो मदद के लिए मान जाते हैं। इधर सब लोग माडा को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी किकी भी बुरी शक्ति के कब्जे में आकर पजेस्ट हो जाती है। अचानक वहाँ रिनी आ जाती है। किकी रोते हुए रिनी के आगे माफी की भीख मांगती है और अपनी जान बख्श देने की रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही सोंतो वहाँ आते हैं, पजेस्ट हुए तीनों लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। इसके बाद इन अफेक्टेड स्टूडेंट्स को जल्दी से मेडिकल टेंट में शिफ्ट किया जाता है। टेंट में जब सोंतो माडा का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, तभी एक तरफ माडा और दूसरी तरफ रिनी उठकर बैठ जाते हैं। माडा रिनी की तरफ देखकर उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। इसी बीच किकी भी उठकर बैठ जाती है। रिनी गुस्से में बोलती है कि ये स्टूडेंट्स इस जगह पर आखिर क्यों आए हैं। वो दावा करती है कि ये उनकी जगह नहीं है और उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहती है। यहाँ तक कि वो बदला लेने की धमकी भी देती है। एक तरफ माडा और रिनी एक दूसरे को जाने के लिए बोल रहे थे और दूसरी तरफ किकी रिनी से माफी मांग रही थी। हालात बेकाबू होते देख सोंतो हेरू से कहते हैं कि सबको जल्दी से इस जगह से बाहर निकलना होगा। वो लोग इस तूफानी बारिश के बीच ही निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें ब्रिज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ग्रैंडपा सोंतो तय करते हैं कि वो अकेले गांव लौटेंगे ताकि गांव वालों को बुलाकर एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया जा सके। वो ऑर्डर देते हैं कि जब तक वो वापस न आए, स्टूडेंट्स की सारी एक्टिविटीज रोक दी जाएं और सब लोग वहीं वेट करें। हेरू सोंतो को तसल्ली देता है कि वो सबका ख्याल रखेगा। स्टूडेंट्स संभल कर कैंप की तरफ वापस जाने लगते हैं। सोंतो शक जताते हुए मिको से कहते हैं कि शायद किसी ने जमीन में दबी हुई वो ऑफरिंग खोद कर निकाल ली है, जिसकी वजह से ये तबाही हो रही है। वो स्पेसिफिकली रिनी का जिक्र करते हैं और उसे संभाल कर रखने का स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं। सोंतो रिनी का ध्यान रखने की आखिरी वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। मिको देखता है कि सबके जाने के बाद भी रिनी वहीं खड़ी थी। खैर, मिको रिनी को लेकर टेंट में वापस आ जाता है। इधर हेरू माडा के पास जाकर एक मंत्र पढ़ता है और उसके चेस्ट पर पीले चावल रखकर एक स्पेशल निशान बनाकर उसे जगाता है। हेरू माडा के अंदर मौजूद शक्ति को मालिक कहकर बुला रहा था और माफी मांग रहा था। वो माकुटोरोमो नाम का एक जेमस्टोन पाने की ख्वाहिश जताता है। वो शक्ति जवाब देती है कि जेमस्टोन कैंप में ही किसी के पास है। इसे ढूंढने के लिए सबको जंगल के अंदर वाटरफॉल के पास ले जाओ। दूसरी तरफ चंद्रा और फेंटी माडा की ऐसी हालत देखकर मिको को ये पूरा इवेंट कैंसिल
कैंसिल करने का सजेशन देते हैं। तभी हेरू आकर उनके डर का मजाक उड़ाता है। वो दावा करता है कि उसने मिको को प्रोटेक्शन का तरीका बता दिया है। वो सोंतो की वार्निंग को इग्नोर करके इवेंट कंटिन्यू रखने के फैसले पर अड़ा रहता है। इधर रात को खाते वक्त रिनी को खोया खोया देखकर लिडिया उसे 2-4 बातें सुना देती है, लेकिन जाते वक्त लिडिया अचानक गिर जाती है और उल्टी करना शुरू कर देती है। इसके बाद वो उठकर रिनी के पास जाती है और रोने बिलखने लगती है। वो रिनी से अपनी जान की भीख मांगती है और कहती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। आखिर में हेरू आकर उसे शांत करता है। इसके बाद लिडिया को जल्दी से मेडिकल टेंट में ले जाया जाता है। हेरू अनाउंस करता है कि आधी रात को उनके टेस्ट ऑफ करेज इवेंट के लिए सबको जगाया जाएगा। रात को नायला की नींद खुलती है तो देखती है कि रिनी अजीब तरीके से बैठी हुई है। वो रिनी से अपने साथ टॉयलेट चलने की रिक्वेस्ट करती है। टॉयलेट जाकर नायला रिनी को उस आर्टिकल की याद दिलाती है और कहती है कि ये जगह सच में बहुत डरावनी है। वो माडा के इविल स्पिरिट द्वारा पजेस्ट होने पर शक जताती है। माडा का बिहेवियर प्ले के राजा जैसा था। ये देखकर नायला सोचती है कि वो एक्टिंग कर रहा था या सपना देख रहा था। इसी बीच एक सांप टॉयलेट में घुस जाता है। नायला सांप देखकर डर जाती है। तब रिनी आकर सांप को भगा देती है। वापस आते वक्त रिनी अचानक एंशिएंट जावानीज लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि सांप एक सिग्नल है। ये जगह सप्तो प्रतोलो का रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां इंसानों का आना सख्त मना है। नायला हैरान रह जाती है कि रिनी इस लैंग्वेज में कैसे बात कर रही है। रिनी वार्न करती है कि उनके बीच किसी के दिल में बहुत बुरे इरादे हैं। इधर टेस्ट ऑफ करेज कंटिन्यू होगा या नहीं, इस पर डिस्कशन होता है। लिडिया कहती है कि वो अब ठीक है। मिको सोंतो को बुला लाने की बात कहता है, पर हेरू मना कर देता है क्योंकि ग्रैंडपा सोंतो बहुत दूर हैं और रास्ता मुश्किल है। हेरू बताता है कि कमेटी के सभी लोगों ने बहुत मेहनत से ये इवेंट अरेंज किया है, इसलिए इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। लिडिया भी इस बात में हाँ मिलाती है। फेंटी इसके लिए राजी नहीं होती और वो मिको को वार्न करती है कि अगर अब कुछ भी बुरा हुआ तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिको की ही होगी। इसके बाद टेस्ट ऑफ करेज इवेंट शुरू होता है। उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि सब लोग फोकस रहें और अपनी टीम में किसी का हाथ न छोड़ें। वो एक दूसरे का ख्याल रखने का प्रॉमिस करके जंगल की गहराइयों में निकल पड़ते हैं। मिको चंद्रा को स्पेसिफिकली रिनी का ख्याल रखने को कहता है और चंद्रा लगातार अपडेट देने का प्रॉमिस करके जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है। जंगल के अंदर चलते वक्त पेड़ की डालियों और मुश्किल रास्ते की वजह से उन्हें संभाल कर आगे बढ़ना पड़ता है। अचानक चंद्रा सामने कुछ खौफनाक देखता है और सबको लेकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन रिनी वहीं रुक जाती है और वो बुरी शक्ति उसे खींच लेती है। इधर सब लोग एक जगह पहुंचते हैं और उन्हें अपनी आंखों की पट्टी खोलने की परमिशन मिल जाती है। स्टूडेंट्स की गिनती करते वक्त पता चलता है कि एक मेंबर कम है। नायला पैनिक होकर देखती है कि रिनी उनके साथ नहीं है, वो जंगल में मिसिंग हो चुकी है। चंद्रा वॉकी टॉकी पर मिको को बताता है कि रिनी खो गई है। मिको जल्दी से वहां पहुंचने की बात कहता है। वो रिनी को ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और चारों तरफ उसका नाम पुकारने लगते हैं। अचानक नायला के सामने एक कफन में लिपटी लाश आ जाती है। सीन कट होकर चंद्रा पर आता है। चंद्रा दूर किसी को देखता है, तब मिको वहां आ जाता है। चंद्रा बताता है कि रिनी नहीं मिली, लेकिन उसने झरने के पास हेरू को देखा है जिसके शरीर पर एक बड़ा सांप लिपटा हुआ था। वो लोग उस तरफ जाने ही वाले थे कि नायला की चीख सुनाई देती है। इधर नायला बुरी शक्ति के असर में आकर पजेस्ट हो जाती है और चिल्लाते हुए पागलों की तरह बार बार पूछती है, मेरा कफन कहाँ है? चंद्रा और मिको आकर नायला को जल्दी से कैंप वापस ले जाने का फैसला करते हैं। उधर सोंतो कुछ गांव वालों को लेकर आ रहे थे। कैंप में नायला को शांत करते हुए उसे एक कपड़े से कफन की तरह बांध दिया जाता है। इसी बीच वहां और भी बहुत से लोग पजेस्ट होने लगते हैं। माडा कहता है कि कोई इस जगह से जेमस्टोन चुराने की कोशिश कर रहा है। यह बोलकर वो जैसे ही मिको पर हमला करने जाता है, सोंतो वहां पहुंच जाते हैं। सोंतो हेरू के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिको कहता है कि उसे नहीं पता। कैमरा अब हेरू पर आता है। हेरू को एक सांप ने जकड़ रखा था और शायद वो कोई रिचुअल कर रहा था। तब सीन कट होकर रिनी पर आता है। वो लोग रिनी को छोड़ देते हैं तो रिनी पेड़ के पीछे जाकर वो रिंग उतारने की कोशिश करती है। तभी वो अजीब औरत उसके पास आ जाती है। इधर कैंप में सोंतो पजेस्ट हुए सभी लोगों का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, लेकिन नायला का एक्सोर्सिज्म करते वक्त कफन खोलते ही नायला चिल्लाकर कहती है, इसे मत खोलो, और वो खुद अपना चेहरा नोचने लगती है। इसलिए उसे फिर से कफन में बांध दिया जाता है। उधर रिनी के अभी भी मिसिंग होने की वजह से सब उसे जंगल में चारों तरफ ढूंढ रहे थे। अचानक मिको उन लोगों को देखता है। वो बुरी शक्ति मिको के साथ आए दूसरे लड़कों को बुरी तरह जख्मी करना शुरू कर देती है। इसलिए मिको चंद्रा को ऑर्डर देता है कि वो सब मिलकर मेन कैंप में वापस चले जाएं और वो खुद अकेले रिनी को ढूंढने जाने का फैसला करता है। कैमरा वापस रिनी के पास आता है। वो औरत बताती है कि वो सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। वो खुद को रोरो पुत्री बताती है और कहती है कि वो सोल्जर्स से छुपी हुई है। सोल्जर्स उससे डरते हैं क्योंकि वो बदला लेने के लिए उनके राजा को मार सकती है। पुत्री सवाल करती है कि यहाँ किसी ऐसे इंसान को क्यों लाया गया है जिसके दिल में छुपे हुए लालच है। इधर जख्मी लड़कों को सोंतो के पास लाया जाता है। सोंतो चंद्रा से हेरू के बारे में पूछते हैं।
चंद्रा बताता है कि उसने पिछली रात हेरू को वाटरफॉल के पास ध्यान में बैठे देखा था और उसके जिस्म पर एक सांप लिपटा हुआ था। सोंतो उन सोल्जर्स को देखकर गांव वालों को स्टूडेंट्स पर नजर रखने को कहते हैं और ऑर्डर देते हैं कि जब तक ब्रिज नहीं बन जाता कोई भी उस पार नहीं जाएगा। इसके बाद चंद्रा सोंतो को उस जगह ले जाता है जहां उसने हेरू को देखा था। सोंतो देखते हैं कि जमीन में गाड़ी हुई वो होली ऑफरिंग किसी ने खोदकर बाहर निकाल ली है। वो चंद्रा को बताते हैं कि ये पीले चावल असल में ईविल स्पिरिट्स को भगाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें इनवाइट करने का एक सिग्नल है। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स मिको का पीछा कर रहे थे। अचानक उसे चोट लगती है और वो गिर जाता है। इधर रोरो पुत्री रिनी की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। वो आत्मा रिनी को वो मैजिकल रिंग देना चाहती है जिससे वो इस दुनिया के हर जीव को कंट्रोल कर सकेगी और उसकी सारी विशेष पूरी होंगी। पर शर्त यह है कि रिनी को उसका बदला लेने में मदद करनी होगी। रिनी बदले की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो आत्मा बताती है कि स्टूडेंट्स जो प्ले परफॉर्म करने वाले हैं वो असल में रोरो पुत्री की खुद की लाइफ स्टोरी है। वो एक बदकिस्मत प्रिंसेस थी जिसे उसके लवर प्रिंस ने धोखा देकर मार डाला था। प्रिंस के पापा की वजह से ही सब कुछ तबाह हुआ था। वो अब बदला लेने के लिए पागल है, लेकिन उसे शक है कि कोई और भी उसकी वो मैजिकल रिंग पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक तभी हेरू वहां आकर रोरो पुत्री की पूजा करने लगता है। हेरू उसे कुछ सैक्रिफाइस ऑफर करके वो रिंग मांगता है जिससे रोरो पुत्री भड़क जाती है। सीन कट होता है और दिखता है कि हेरू मिको को होश में लाता है। होश में आने के बाद मिको रिनी के मिसिंग होने की बात करने लगता है, पर हेरू उसे बताता है कि रिनी मिल गई है और वो बगल में ही है। इसके बाद सोंतो हेरू के आमने सामने आते हैं। वो समझ जाते हैं कि हेरू ने ही ऑफरिंग खोद कर निकाली थी और पीले चावल छिड़के थे। हेरू दावा करता है कि रिनी को वापस लाना ही उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसके लिए उसने रोरो पुत्री के साथ एक डील की है। वो रोरो पुत्री की लाइफ पर एक प्ले परफॉर्म करेंगे, लेकिन स्टोरी के एंड में प्रिंसेस मरेगी नहीं बल्कि जिंदा बच जाएगी। सोंतो पैनिक होकर कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल और खतरनाक काम है। अब मिको का एक वॉइस ओवर सुनाई देता है कि उस रात सब लोग जैसे किसी ट्रांस में प्ले की तैयारी कर रहे थे। मिको आज भी नहीं समझ पाता कि हेरू ने ये सब की सेफ्टी के लिए किया था या अपने किसी पर्सनल फायदे के लिए। वो ये भी सवाल उठाता है कि सोंतो ने रिनी पर से उस आत्मा को भगाने की कोशिश करने के बजाय इस खतरनाक प्ले के लिए हाँ क्यों कर दी। खैर, प्ले शुरू होता है। नैरेटर कहानी शुरू करता है। एक ऐसी प्रिंसेस जो शाही ऐशो आराम और राजा के प्यार में मग्न थी, लेकिन किस्मत का खेल देखो, वो राजकुमार के फॉरबिडन लव के जाल में फंस जाती है। राजकुमार इस नाजायज प्यार को अपने दिल में दबाकर जीने लगता है। एक लंबे अरसे तक इस प्यार को अपने अंदर छुपाए रखने की वजह से वो एक मिस्टीरियस श्राप का शिकार हो जाता है और एक अनजान बीमारी से तड़पने लगता है। उसके चाचा उसे और प्रिंसेस को महल छोड़कर चले जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन जब उनकी शादी की खबर राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा आग बबूला हो जाता है। वो राजकुमार को एक बहुत मुश्किल टेस्ट फेस करने पर मजबूर कर देता है। उसे किसी एक को चुनना था, या तो उसका प्यार या फिर अपने पापा की दी हुई बेहिसाब ताकत और पावर। नैरेटर आखिर में बताता है कि ये असल में कोई लव स्टोरी नहीं है बल्कि एक खौफनाक बदले की कहानी है। राजकुमार जैसे ही रोरो पुत्री को मारने जाता है, रोरो पुत्री अनाउंस करती है कि वो अब अपने हाथों से इस कहानी की एंडिंग नए सिरे से लिखेगी। रोरो पुत्री राजकुमार यानी मिको को स्टैब कर देती है और वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स फिर से अजीब बिहेव करने लगते हैं। इसके बाद रोरो पुत्री रिनी के जिस्म से बाहर निकल आती है। हेरू रोरो पुत्री से दावा करता है कि ये सब उसका काम है और बदले में उसे माकुटोरोमो रिंग चाहिए। रोरो पुत्री रिनी की तरफ इशारा कर देती है। हेरू रिनी से रिंग मांगता है, लेकिन रिनी रिंग उतारकर आग में फेंक देती है। रिंग के जलते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रोरो पुत्री की आत्मा रिनी से कहती है कि उसने कभी गलत इंसान नहीं चुना। रिनी का दिल साफ है और उसने उस आत्मा को बचाने की कोशिश की थी, इसलिए अब वो आत्मा रिनी को हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है। रिनी जब हेरू के बारे में पूछती है तो रोरो पुत्री बताती है कि हेरू जो पाना चाहता था वो उसे मिलेगा, पर रियलिटी में नहीं, सिर्फ उसके अपने हेलुसिनेशन में। इसके बाद रोरो पुत्री और रिनी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। रोरो पुत्री गायब हो जाती है और रिनी बेहोश हो जाती है। अगले दिन रिनी को होश आता है। नायला और मिको सहित सभी लोग बहुत खुश और रिलीव्ड फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि रिनी अब शायद कभी नहीं जगेगी। मिको का वॉइस ओवर सुनाई देता है। वो अफसोस करते हुए कहता है कि हेरू के दिल में शुरू से ही उस रिंग का लालच था। उसने जानबूझकर उन्हें इस खतरनाक जगह पर लाकर खड़ा किया था। मिको को अब समझ आता है कि दूसरे एरियाज में बारिश होने या बाकी कैंप साइट्स फुल होने की जो इन्फॉर्मेशन हेरू ने दी थी वो सब सिर्फ एक बहाना था। हेरू ने चालाकी से सबको वाना एलुस में टेंट लगाने पर मजबूर कर दिया था। उस इंसिडेंट के बाद से हेरू को फिर कभी नहीं देखा गया। वो फिर कभी किसी कैंपिंग ट्रिप को लीड करने नहीं आया। सब लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन आखिरकार वो जिंदा लौटने में कामयाब रहे। लेकिन रिनी अब पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो पाई। पिछले 7 साल से वो हर साल रिनी को लेकर वाना एलुस वापस आते हैं। वो प्रिंसेस की आत्मा से दुआ करते हैं कि रिनी को आजाद कर दिया जाए और उसे और परेशान न किया जाए।
इसके बाद हेरू को दिखाया जाता है जो अपना मेंटल बैलेंस खो चुका था। फिर स्क्रीन पर लिखा आता है कि रिनी आज भी मिस्टीरियस और भूतिया प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। काफी सालों बाद वो लोग 2016 के उस मास पजेशन इंसिडेंट की स्टोरी बताने के लिए राजी हुए हैं। रिनी बताती है कि कैंप में पहुंचने के बाद से ही उसे पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट और बेचैनी फील होती थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब भी वो टॉयलेट के पास जाती उसकी वो बेचैनी कम हो जाती थी। उसे लगता था जैसे वो जगह ही उसकी दोस्त बन गई हो। रिनी बताती है कि शाम के वक्त जब बारिश हो रही थी तब वो पहली बार चीख पड़ी और एक ईविल स्पिरिट के शिकंजे में आ गई। शुरू में वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन टॉयलेट के पास उसने पहली बार एक बहुत बड़ा, लंबा और काला साया देखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रिनी उस मिस्टीरियस साये को डिस्क्राइब करती है जो उसने पहली बार टॉयलेट के पास देखा था। वो साया उसके ठीक पीछे था और उसे अपने कंधे पर बहुत तेज गर्मी फील हुई थी। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। बाकी लोगों ने उसे बताया कि वो पजेस्ड हो चुकी थी। पूरे कैंप में भारी अफरा तफरी मच गया। एक के बाद एक स्टूडेंट्स की टीम्स ईविल स्पिरिट्स के असर का शिकार होने लगी। इन सब में नायला की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। नायला जोर जोर से चिल्लाकर खुद को कपड़े से ढकने की मांग कर रही थी। उस वक्त उसका चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था और उसकी आंखें जैसे बाहर निकल आएंगी। एक और शख्स बताता है कि उसका एक एथलीट दोस्त जिसे बिल्कुल भी डांस नहीं आता था, ईविल स्पिरिट के असर में आकर बहुत ही परफेक्ट और स्मूथ डांस करने लगा था। किसी और ने बताया कि उसने वहां इंसानों के बजाय सींग वाले अजीब साए और बहुत सारी भटकती आत्माएं देखी थीं। होश आने के बाद रिनी ने देखा कि उसके बहुत से दोस्त गांव के एक हॉल में जमा थे। वो सब भी उसी तरह पजेस्ड हुए थे और कुछ लोगों को लोकल्स के घरों में रखा गया था। कैंप खत्म होने के बाद भी ये डर खत्म नहीं हुआ। रिनी को अपने ही रूम में वो ईविल एंटिटी चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती थी। एक टाइम ऐसा आया जब रिनी ने उस शक्ति के साथ दोस्ती कर ली। उन आत्माओं ने रिनी को बताया कि उन्हें रिनी का खास ऑरा पसंद आया था, इसलिए उन्होंने उस पर हमला किया था। रिनी बताती है कि उसने पब्लिक में ये स्टोरी सुनाने के लिए उस इनविजिबल पावर से परमिशन ले ली है, इसलिए उसे बात करने में कोई डर नहीं है। लेकिन रिनी जैसे ही कहती है कि उसने आत्माओं से परमिशन ले ली है, ठीक तभी स्टूडियो की लाइट्स मिस्टीरियस तरीके से टूटकर चूर चूर हो जाती है। रिनी की एडवाइस पर फिल्म टीम इस इंटरव्यू को आगे न बढ़ाने का फैसला करती है। मूवी इस मैसेज के साथ खत्म होती है कि आज तक 2016 के उस मैस पोजेशन इंसिडेंट का असली रीजन किसी को पता नहीं चल पाया है।